इस क्लास को देख रहे अभ्यर्थियों का आशु कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी लेखपाल परीक्षा व यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मेरे अभ्यर्थियों की जो यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा नज़दीकी है, तो इसलिए मैं उन्हें थ्योरिकल रूप में पढ़ाऊँगी। तो इतना समय ना उनके पास है और ना ही मेरे पास कि मैं उन्हें पूरा ही डिटेल्स में आसानी से पढ़ा दूँ। तो इसीलिए मैं आपको बहुविकल्पीय तौर पर आपके प्रश्न करा रही हूँ हिंदी सिलेबस के, जिससे अधिक से अधिक आप अपने प्रश्नों को हल करें। और प्रश्नों को हल करने के साथ साथ मैं वहाँ पे जितना आपका डिटेल्स हो सकता है उस प्रश्न से संबंधित, जिस भी वो विषय बिंदु से संबंधित है, उसको आपको बताती हुई चलूँगी, ताकि आपको अगर उससे सेम प्रश्न ना होकर उस विषय बिंदु से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपको उसे हल करने में बेहद आसानी रहे। यूपी लेखपाल परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर ही सकते हैं, अभी उनके पास इतना टाइम है। तो समझते हैं हम अपने पहले प्रश्न को। पौवारा होना, यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का सर्वाधिक प्रयोग महाभारत में आप जब शकुनी मामा हैं उनके द्वारा पाते हैं। चौसर का खेल होता है जो कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच होता है। तो जब भी चौसर में पासे शकुनी मामा के पास होते हैं, तो जब भी वो पासे को डालते हैं तो उनके मुंह से एक ही शब्द आप बार बार सुनेंगे, पौवारा पौवारा, जिसका अर्थ है लाभ ही लाभ होना। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपके इसमें बहुविकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है बड़ी मुसीबत आना, बी साहसी होना, सी नज़दीक जाना, डी बहुत डर जाना। तो आपकी पंक्ति में दे रखा है कि मेरे प्राण सूख गए। तो जब प्राण सूख गए इसका मतलब क्या है? आदमी साहसी तो नहीं हुआ, बल्कि बहुत डर गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत डर जाना। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आ जाता है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, क्योंकि आपके तत्सम तद्भव भी आएंगे, देशज विदेशज भी आएंगे, अरबी फारसी शब्दों को भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका मुहावरा शब्द आ जाता है और पूछा जाता है मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा आप अपने नोट्स में लिख लें, यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, वही क्या है? मुहावरा कहलाता है। क्योंकि देखो आपकी इसमें लाइन आई कि प्राण सूख गए, तो इसमें सीधा सीधा अर्थ नहीं देकर हम कहाँ क्या अर्थ पा रहे हैं? बहुत डर गया, जो व्यक्ति है वो बहुत डर गया। अगला है आपका गूदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? इसके भी आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, अत्यंत अनुभवी होना, बनी बात बिगाड़ देना, घर की आशा होना। तो इसका सही अर्थ है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ब्राह्म चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपकी जो परीक्षा है उसमें नहीं शब्द को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, इसलिए पूरे ही वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे हैं जो तेज़ी पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वाक्य सही है पूछा गया है और वह सही पे टिक लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपकी पहली कंडीशन है कि आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें भी आपके 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है वह दूर से कॉमा बहुत दूर से कॉमा आ रहा है। बी है आपका सुनो कॉमा वह गा रही है। सी नहीं कॉमा ऐसा कभी नहीं हो सकता। डी क्रोध कॉमा चाहे जैसा भी हो कॉमा मनुष्य को दुर्बल बना देता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बना देता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो डी है वो सीधा एक वाक्य है। सी है नहीं, तो जब 2 बार नहीं आया है तो यहाँ पे हमारा विकल्प कॉमा नहीं आएगा। तो ये भी आपका
कॉमा आपका आएगा। अगला है आपका सुनो सुनो, तो 2 बार सेम शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ भी आपका कॉमा आएगा। तो इसका सही आंसर होगा वह दूर से बहुत दूर से आ रही है। इसको गलत तरह से लिखा हुआ है, इसका सही रूप होगा वह दूर से कॉमा बहुत दूर से आ रही है। जो दूसरा कॉमा है वह नहीं आएगा। वहाँ तुम आ गए, वहाँ के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो ये आप आसानी से समझ रहे होंगे कि ये आपका इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है आहा वाहा कि इनके बाद में आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। तो ये सही होता वहाँ तुम आ गए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, साधारण, आज्ञार्थक, संयुक्त, मिश्र। तो इसमें किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दी गई है और ये साधारण भी नहीं है। आपका जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है संयुक्त या मिश्र में। तो इसका सही आंसर आएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्य जो हैं आपके वो स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। ये भी अपना पूरा वाक्य कह रहा है मजदूर मेहनत करता है, उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु जो है वो दोनों को जोड़े हुए है। तो आपका ये संयुक्त वाक्य है। डेफिनेशन के तौर पे कहें तो संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य जुड़े होते हैं। और पहचानने का आसान तरीका है कि इसमें दोनों ही वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं हीरा, मोती, मणि, कौवा, खरगोश, मंडल, हार, पायल, पुखराज, नथ, मूंगा, पन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका आंसर बी, कौवा, खरगोश, मंडल। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं लिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के मादा और नर होने का पता चलता है, मादा व नर होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग। और हिंदी में यह 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, और दूसरा आपका स्त्रीलिंग। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं, मैंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, सी अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, डी तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। इसका सही आंसर है अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तो इसमें पूछा गया है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक को हम कैसे पहचानेंगे। कर्ता जिसके लिए कुछ अर्थ करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ अर्थ करता है, अर्थ का मतलब मदद, आर्थिक मदद मतलब पैसों की मदद करता है। तो कर्ता जिसके लिए कुछ अर्थ अर्थात पैसा करता है या देता है, वहाँ आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक, अब संप्रदान में शब्द कौन कौन से आते हैं, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से आएंगे। तो वो हैं आपके को,
के लिए। तो अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। तो देने का काम किस में हो रहा है? ऑप्शन सी में। मैंने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती करा रहा है, ना कुछ दे रहा है, ना ही कोई मदद कर रहा है, ना ही कोई आर्थिक मदद कर रहा है। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है, ये भी कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, ना ही कोई कुछ दे रहा है। तुम अपने काम को ठीक तरह से करो, इसमें भी किसी चीज़ को देने की बात नहीं की जा रही है। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखा, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? पक्षी में कौन सा कारक है? क्रिया का फल। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया क्या है यहाँ पे? देखना। तो देखा क्या उसने? पक्षी। तो क्या आ जाएगा हमारा? कर्म कारक। कर्म के लिए विभक्ति के तौर पे शब्द आता है को। यदि बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग होते हैं तो वहाँ पे कर्म संज्ञा होती है या कारक होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का विकल्प है, मतलब ऐसा विकल्प जिसमें दिए गए सभी शब्द सही हैं। तो पहला है आपका द्रष्टव्य, गृहिणी, अनुग्रहित। बी है आपका तदोपरांत, उज्ज्वल, ज्योत्सना। सी है आपका आशीर्वाद, उपरोक्त, अत्युक्ति। डी है आपका अभिशाप, वाल्मीकि, कुतूहल। ई है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए में हम देखते हैं कि हमारा गृहिणी अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध गृहिणी। हमारा ऑप्शन बी में ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है। सी में हम देखते हैं कि हमारा उपरोक्त गलत लिखा हुआ है, जो कि लिखा जाएगा उपयुक्त। ऑप्शन डी, इसमें हमारे सभी शब्द ठीक हैं, बस वाल्मीकि में बाई आ जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित सूची ए के वाक्यांशों को सूची 2 के शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। कम बोलने वाला, बर्तन बेचने वाला, पके हुए अन्न की भिक्षा, घास पत्तों से बना घर। सूची 2 में दे रखी है हमारे मधुकरी, उटज, मितभाषी, कशेरा। तो कम बोलने वाला आपका आ जाएगा मितभाषी, बर्तन बेचने वाला कशेरा, पके हुए अन्न की भिक्षा आ जाएगा मधुकरी, घास पत्तों से बना घर आ जाएगा आपका उटज। तो आपका मिलान हो रहा है, आपके ए में आ रहा है 3, तो ए में 3, बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है। फिर आपके बी में आ रहा है 4, तो आपके ये ऑप्शन बी में है कि ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, और सी में आपका 1 है मधुकरी, और डी में आपका उटज है। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है, इसमें मैं कई बातें बताती हुई आपको चलूँगी। तो आपका प्रश्न है, उपकार को मानने वाले को डैश कहते हैं। आपके बहुविकल्प दे रखे हैं, ए अवैध, बी अनन्य, सी कृतज्ञ, डी कृतघ्न, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपकार को मानने वाला आपका कहलाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द आपका कृत प्लस
अज्ञ से मिलके बना है। कृत का अर्थ है किया हुआ। ज्ञ का अर्थ है जानने वाला, जो किया है उसे जानने वाला, अर्थात उपकार को मानने वाला या आपका, तो ये कहलाएगा आपका कृतज्ञ या एहसानमंद। कहते हैं उसके साथ ये किया और वो इस चीज़ का एहसान भी नहीं मानता, एहसानमंद व्यक्ति। वही है आपका कृतघ्न। कृतघ्न हो जाएगा आपका इसके विपरीत, उपकार को ना मानने वाला। इससे आपके 2 प्रश्न हल हो गए। यदि आपका आता है उपकार को मानने वाला तो कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला तो आपका हो जाएगा कृतघ्न। निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं हीन, शीन, दीन, दान। तो दिन का अर्थ होता है दिवस। दीन का अर्थ हो गया निर्धन, गरीब, है ना। तो इसमें आपका भिन्नार्थक अर्थ आ जाएगा सी, दीन। अर्थ सबके ही अलग अलग हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है श्रुति सम, मतलब जो सुनने में समान है। तो दिन, दीन। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? फिर से आपसे पूछा गया है नहीं। अनिल, अनल। तो अनिल आपका हवा या पवन, अनल अग्नि या आग, अवलंब, अविलंब। तो अवलंब का अर्थ सहारा, ठीक है। अविलंब, विलंब। तो यह आपका गलत है, यहाँ पे आएगा आपका शीघ्र। तो सही आंसर हमें मिल चुका है। आवरण, ढकना, आभरण, आभूषण। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, लापरवाही। बाकी आपके सारे ठीक हैं, लेकिन इसका सही आंसर नहीं पूछा है तो आएगा बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्योम शब्द अशुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं है? अ दुराशय, दशाशय, निर्मम, सहृदय, सी वाम, उत्तर। वाम का अर्थ उत्तर नहीं, दक्षिण। पाश्चात्य, पौर्वात्य। तो आपका इसमें सी आएगा। आदि का व्योम अंत, आदि अंत हम बोलते भी हैं, तो अथ का व्योम होगा। विकल्प है आपका उद, इति, इद, अर्थ। तो अथ का व्योम होता है इति। निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि किसके पर्यायवाची हैं? विकल्प है आपका गजानन, बी ब्रह्मा, सी विश्ववर है, विश्वभर, डी चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर आएगा विकल्प बी, ब्रह्मा। आपका चंद्रशेखर शिव का अर्थ है। गजानन हम गणेश को बोलते हैं। और ये आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, जिसे मैंने सही अभी बताया भी था। विश्वर, ये बोलते हैं हम विष्णु को। तो अपने विकल्पों को लिख लें और तैयार भी कर लें। विभु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑब्जेक्टिव आपके दे रखे हैं चंद्रमा, अभ्र, आत्मा, चांदनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है अब तक, 25 और 16 में। तो इसका सही आंसर है आत्मा। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें।
रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी 3। इसको हम समझते हैं। इनके तीनों के नाम हैं मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और अंतिम है आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल होता है जो किसी दूसरे शब्दों से मेल नहीं बनाते। यौगिक होता है आपका जिनका निर्माण दूसरे शब्दों से शब्द में प्रत्यय पद जोड़ने से होता है। प्रत्यय पद जोड़ने से होता है, जैसे आपका देखते हुए, वहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है। अंतिम आता है आपका स्थानीय। तो यह ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो बिना रूपांतरण के, मतलब बिना परिवर्तन के, रूपांतर के किसी भी विशेष स्थान में आते हैं। तो इनको डिटेल में लिख लें, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है और किसी भी प्रकार को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण 4 प्रकार के। पहला होता है आपका स्थानवाचक। ये अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्थितिवाचक और दूसरा होता है आपका दिशावाचक। इसमें आ जाता है इधर उधर और स्थिति में आ जाता है आपका यहाँ वहाँ। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी स्थानवाचक की, कि जिनसे स्थान या दिशा की सूचना प्राप्त होती है। अगला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, समयवाचक और अवधिवाचक। समय में आ जाएगा कल, परसों, जब। ठीक है। अवधि में आ जाएगा नित्य, सदा, सतत, आजकल। तो कालवाचक की परिभाषा हो जाती है जिससे काल और समय की सूचना प्राप्त होती है। अगला है आपका पुनः पुण्यवाचक। ये काल के अंतर्गत ही है। इसमें आ जाता है बार बार, बहुधा, प्रतिदिन। तो स्थिति वाला था आपका 2 प्रकार का, काल वाला है आपका 3 प्रकार का। तीसरा प्रकार है आपका परिणामवाचक। इससे अनिश्चित संख्या व परिणाम का बोध होता है, जैसे बहुत, लगभग, जरा, कितना। अंतिम आता है आपका रीतिवाचक। इसमें निश्चय और अनिश्चय
कारण, निषेध आदि का बोध होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ऐसे, वैसे, शायद, हाँ जी, नहीं, मत भी, मात्रा। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन दिए हैं प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब क्रिया कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है या कराने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। वाक्य के रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा प्रकार है? विनीत होगा यहाँ पे। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखा है ये भी। तो आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब व्यक्ति किसी क्रिया को अपनाता है, जब संज्ञा, सर्वनाम या विश्लेषण शब्दों में जो प्रत्यय है वह आना जैसा जुड़ा हो, अपनाना जैसे जुड़ा हो, तो वहाँ पर नाम धातु क्रिया होती है। और साधारण शब्दों में कहें तो किसी क्रिया को जब व्यक्ति अपना लेता है तो वहाँ पे नाम धातु क्रिया होती है। तो जैसे मोटा है तो मोटाना, हाथ है तो हथियाना, या आपका अपना है तो अपनाना, जैसे यहाँ पे अपनाना है तो नाम धातु क्रिया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। सूची 2 में दे रखा है क्रिया की विशेषता बताने वाले विकार या अवयव शब्द। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। तो सी में फर्स्ट आना चाहिए। तो देखते हैं हम, तो सी में फर्स्ट हमारा दे रखा है संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द, ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो डी में सेकंड दे रखा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आपका ए में थर्ड आना चाहिए, ए में थर्ड है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। बी में आपका फोर्थ आएगा। तो आपका ऑप्शन भी ठीक है। 3, 2, तीनों, इन शब्दों में विशेषण के प्रकार क्रमशः हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अभी हमने पढ़ा था। तो विशेषता क्या होती है? किसी भी इंसान की, उसका गुण, उसके दोष और संख्या या मात्रा इत्यादि। तो हम देखते हैं कि 3 दे रखा है, दोष दे रखा है, तीनों दे रखा है। तो 3 है आपका संख्यावाचक। तो संख्यावाचक आपका बी और सी में दे रखा है। अगला है आपका दोष। तो दोष बता रहा है गुण को, दूसरे नंबर पे आपका गुण, तो आपके बी में चल रहा है। तीनों है आपका समुदायवाचक। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। आपका प्रश्न है दीवार के ऊपर कौन बैठा है? वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यह आपके लिए बेहद आसान प्रश्न है क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, कौन शब्द दे रखा है। तो यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? तो बोल कौन सकता है? सुन सकता है। तो व्यक्ति, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं संबंध, अनिश्चय, निश्चय, पुरुष। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ पुरुष से मतलब केवल आदमी से नहीं है, नर मादा दोनों से। ये 3 प्रकार का आपका होगा उत्तम, मध्यम
और अगला है आपका अन्य। तो उत्तम में आएंगे मैं और हम, मध्यम में आएंगे तू, तुम, आप, और अन्य में आएगा वह, यह, ये और वे। तो इसे नोट कर लें। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक। इसे हम समझ लेते हैं। जब भी किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सूक्ष्मता, बच्चा, चोर, स्वस्थ। तो आपका ऑप्शन ए सूक्ष्मता, जो कि सूक्ष्म शब्द से बना है, एक भाववाचक संज्ञा है। जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक, सर्वनामों से, विशेषणों से, अवयवों से, अव्ययों से, और अंतिम है आपका क्रियाओं से। जातिवाचक में आपका आ जाता है जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ापा, ठीक है। सर्वनाम से आ जाता है अपना, अपनापन। विशेषणों से आ जाता है आपका चतुर, चतुरता। अवयवों से आ जाता है धिक, धिक्कार। और क्रियाओं से आ जाता है चढ़ना, चढ़ाई। मशाक शब्द का तत्व है। इसका तत्व ऑप्शन दे रखे हैं आपके मसाल, मच्छर, मचान, मशहूर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर। तो मशक का सही अर्थ है आपका मच्छर है। लाश शब्द किस भाषा से आया है? अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फारसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लाश शब्द आपका तुर्की से आया हुआ है। आप जो यूज करते हैं घरों में कैंची, वो भी यहीं का है। कुर्ता, चेचक, दारोगा, बहादुर, कालीन, ये सब शब्द आपके तुर्की ही हैं। इच्छु का तत्व शब्द है। ऑप्शन है आपके ईर्ष्या, बी ईंट, सी ईयत, डी ईंट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ईंट। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, पूर्व लगते हैं। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए सरदार, बी स्वार्थ, सी संसार, डी सजल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका मूल शब्द है जल, जिसके आगे लगा है सा, सजल, जल सहित। पचरंगा चोली पहर सखी, वाक्य में पचरंगा शब्द उपसर्ग है। ऑप्शन दे रखे हैं ए हिंदी, बी हिंदी संस्कृत, सी संस्कृत, डी विदेशी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह आपका शब्द है हिंदी का, जिसका अर्थ होता है 5 रंगों वाली, 5 रंगों वाली। कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं।
ऑप्शन ए 5 8, बी 8 4, सी 8 5, डी 4 8, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका कृत प्रत्यय है इसके भेद होते हैं दो, विकारी और अविकारी। और आपके तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं 5, कृत्यवाचक, भाववाचक, वाचक, संबंधवाचक और अंतिम है आपका विशेषण। तो कृतवाचक के कृत प्रत्यय के होंगे 2 और तद्धित प्रत्यय के होंगे 5। इसे नोट कर लीजिएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ए शक्ति के अनुसार, बी जितनी शक्ति, सी जैसी शक्ति, डी यथा जो शक्ति। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्ति के अनुसार। यह किस समास का उदाहरण है? तो यह अवयवी समास का उदाहरण है। अब यही समास का उदाहरण है। समास भी पूछ लिया जा सकता है। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है वहाँ पे अव्ययी समास होता है, और जिसका द्वितीय मतलब अंतिम या बाद का पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष। पण कुटी का विग्रह होगा। पण से बनी कुटिया, पण में कुटिया, पण वाला कुटिया, पण ही कुटिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पण से बनी कुटी। सबको मैंने सॉरी गलती से कुटिया बोल दिया है, कुटी लिखा है, पण से बनी कुटी। तो यहाँ पे है आपका तत्पुरुष समास। जैसे कि अभी मैंने बताया, प्रथम पद प्रधान है तो अव्ययी और उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष। तो इसमें कुटी प्रधान है आपका। इसमें संधि विच्छेद का प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, अन्वित शब्द में संधि है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इत। तो यहाँ से निकला उ और यहाँ से निकला ई, तो ये मिलकर बनाएगा या। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यण संधि। तो जब भी ई उ और ऋण के बाद असमान, इनके जैसे नहीं असमान स्वर आते हैं तो ई का या, उ का वा और ऋण का रा हो जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर यण संधि होता है। धुरंधर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसके संधि विच्छेद हो रखे हैं। ऑप्शन बी ए है हमारा धुरन प्लस धर, बी है धुर प्लस धर, सी है धुर प्लस धर, डी है धुरम प्लस धर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद होगा धुरम प्लस धर, अर्थात ऑप्शन डी हमारा ठीक है। इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। जब भी स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? क, च, ट, त, पा, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन है। जब इनके अंत में माँ या तो माँ या फिर अनुस्वर या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंच वर्ण। तो पंचम वर्ण क्या है आपके? काका है, खाका है,
सॉरी चाका है, टाका है, पाका है और फाका है। तो इसमें ये बदल जाते हैं, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ऋण ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, दंतोष्ठ, सी है दंत्य, डी है मूर्धा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी मूर्धा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में घोष वर्णों का सही विकल्प नहीं है। तो ए है आपका वर्णों के उच्चारण में गूंज होना, घोष है। बी य र ल व ह घोष ध्वनियाँ हैं। सी ग घ ङ ही घोष ध्वनियाँ हैं। डी स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन का होना घोष है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है उनके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ला और वा हमारे घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें हमारी सारी चीज़ें ठीक दे रखी है, बस सी में एक मिस्टेक दे रखी है उसने कि ग घ अ ही घोष ध्वनियाँ हैं। तो सही विकल्प नहीं है, तो हमारा इसमें आ जाएगा सी आंसर। तो इसी तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी क्लासेस से जुड़े रहें, परीक्षा को अच्छे से तैयार करें, पेपर में किसी तरह की होने वाली बाधाओं से बचें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ समझने में समस्या हो रही है। तो मैं वहाँ पे आपको अपना पूरा ध्यान रखूँगी, वर्क करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। इस वीडियो में आपने देखा कि आपके प्रश्न के साथ में सन दे रखी है कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया है। तो अपनी क्लासेस से जुड़े रहें और प्रश्नों की महत्ता को समझें।